ईयर 2003। 9 साल की जेनेट टमायो को उसी के घर से किडनैप कर लिया जाता है। किडनैपर उसे कई दिनों तक अपने घर पे कैद करके रखता है और वो टाइम जेनेट की लाइफ का सबसे भयानक टाइम था। इसके तुरंत बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है, लेकिन उनके हाथ ऐसा कोई भी सुराग नहीं लग रहा था जिससे पुलिस जल्दी से उस किडनैपर तक पहुंच पाती। देन सडनली एक दिन किडनैपर का माइंड चेंज होता है और वो जेनेट को अपनी कैद से आज़ाद करके उसे वहां से जाने देता है। आखिर ये किडनैपर था कौन, जो पहले तो एक 9 साल की बच्ची को किडनैप करता है, उसे कई दिनों तक अपने घर पे कैद करके रखता है और फिर एक दिन अचानक उसे अपनी कैद से आज़ाद भी कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। एक किडनैपर ऐसा काम क्यों ही करेगा जिससे वो खुद भी पकड़ा जा सकता था। ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। My name is Sujit and let's talk about today's case which revolves around Janet Tamayo. 6 जून 2003 जेनेट टमायो कैलिफोर्निया में सेंट जोज नाम की एक जगह अपनी मोम रोजीलिया और बड़े भाई पॉल के साथ रहती थी। 9 साल की जेनेट हर रोज की तरह अपने स्कूल गई होती है। स्कूल से वापस आकर वो देखती है कि उसके घर की विंडो स्क्रीन किसी ने ओपन करके रखी थी। उसे लगता है कि शायद आज उसकी मोम काम से जल्दी घर वापस आ गई है। इसके बाद वो डोर ओपन करके सीधा घर के अंदर जाती है और अपनी मोम को आवाज लगाने लगती है। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि उसके रूम की विंडो को तोड़ा गया था और पूरे रूम में कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो जल्दी से अपनी मोम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लग रही होती। तभी वो देखती है कि किसी ने घर की टेलीफोन लाइन पहले से ही काट रखी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी उसके घर का कोई डोर नॉक करता है। जेनेट डरी हुई थी और वो बिना सोचे समझे डोर ओपन कर देती है। वो देखती है कि एक अनजान आदमी उससे उसकी मोम के बारे में पूछ रहा था। साथ ही वो नोटिस करती है कि वो आदमी उससे सवाल पूछते हुए घर के अंदर झांक रहा होता है, जिससे जेनेट अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। और जैसे ही वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है तो वो आदमी उसे ऐसा नहीं करने देता और अब वो जबरदस्ती घर के अंदर आ चुका था। इसके बाद वो जेनेट को उठाकर उसके भाई के रूम में ले जाता है, जहाँ वो लगभग आधे घंटे तक 9 साल की जेनेट को सेक्सुअली अब्यूज करता है। ये सब करने के बाद वो जेनेट के हाथ पांव बांधकर उसे गैराज की ओर ले जाता है, जहां पहले से ही उसने अपनी कार पार्क करके रखी थी। जेनेट को गाड़ी में डालकर वो गैराज का गेट खोलने लगता है कि तभी बाहर एक कार आकर खड़ी हो जाती है। किडनैपर की गाड़ी के अंदर बैठी जेनेट जब बाहर खड़ी कार को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये कार उसकी मॉम की है। ये सब देखकर उसका भाई पॉल उस किडनैपर को रोकने की कोशिश करता है। पॉल सिर्फ 15 साल का था और इसके चांसेस ना के बराबर थे कि वो उस किडनैपर को रोक पाता, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत दिखाता है और एक स्क्रू ड्राइवर लेकर किडनैपर को मारने के लिए भागता है। किडनैपर के सामने पॉल का कोई जोर नहीं चलता और वो पहले तो उससे स्क्रू ड्राइवर छुड़ाता है और बाद में उसके फेस पर पंच करना शुरू कर देता है। कार के अंदर बैठी जेनेट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और उसके पास अपने भाई को मार खाते हुए देखने के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद वो पॉल को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात जेनेट की मोम रोजीलिया से होती है और वो किडनैपर से अपने बेटे को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। पॉल जल्दी से किचन में जाकर एक फ्राई पैन लेकर आता है ताकि वो अपनी मोम की हेल्प कर सके, लेकिन किडनैपर उससे वो फ्राई पैन छीन लेता है और उल्टा वो उसी को हथियार बनाकर रोजीलिया को मारना शुरू कर देता है। जैसे ही फ्राई पैन उसके सर पे लगता है तो वो बेहोश होकर नीचे फ्लोर पे जा गिरती है। दूसरी ओर कार में बैठी जेनेट अपनी मोम के चिल्लाने की आवाज सुन पा रही थी कि तभी अचानक उसे वो आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इसके बाद किडनैपर जल्दी से गैराज में आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके चेहरे पे लगा खून देखकर जेनेट को लग रहा था कि शायद उसने उसकी मोम और भाई दोनों को मार दिया है और ये सोचकर जेनेट जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। खैर, इसके बाद किडनैपर बिना कोई देरी किए वहां से अपनी कार को भगा ले जाता है। इससे पहले कि वो जेनेट के घर से दूर जा पाता, उससे पहले वो पीछे मुड़कर लास्ट टाइम अपने घर की ओर देखती है। तभी उसकी नजर अपनी माँ और भाई पर पड़ती है, जो कि घायल हालत में शोर मचाते हुए किडनैपर की गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। अपनी फैमिली को जिंदा देखकर जेनेट थोड़ी राहत की सांस लेती है, क्योंकि वो खुद तो किडनैप हो ही चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी मोम और उसका भाई दोनों सही सलामत हैं।
जेनेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इसलिए वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि वो बाहर से किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उसे चिल्लाता देख किडनैपर गुस्से में आ जाता है और कार में पड़े एक स्क्रू ड्राइवर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। इससे जेनेट बुरी तरह डर जाती है और वो शोर मचाना बंद कर देती है। डरी सहमी हुई जेनेट, जो कि अब गाड़ी में बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो अब बच नहीं पाएगी, ये आदमी किसी भी पल उसे मार देगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस अब जेनेट के घर पहुंच चुकी थी। वहां सबसे पहले उसके भाई को पुलिस द्वारा जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन उसकी मॉम हॉस्पिटल जाने से मना कर रही थी क्योंकि वो पुलिस की हेल्प करना चाहती थी। वो रोते हुए बार बार यही कह रही थी कि प्लीज जेनेट को बचा लो, नहीं तो वो आदमी उसे मार देगा। रोजीलिया खुद घायल थी और वो इस हालत में बिल्कुल नहीं थी कि वो पुलिस की हेल्प कर सके, इसीलिए उसे जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और ये केस डिटेक्टिव हेदर रैंडोल को सौंपा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस नोटिस करती है कि गैराज और घर के अंदर हॉल में नीचे जमीन पर ढेर सारा खून गिरा हुआ था। किडनैपर द्वारा पहले तो घर की विंडो तोड़ी गई और फिर उसने घर की टेलीफोन लाइन भी कट कर दी थी। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो था 9 साल की जेनेट को सही सलामत घर वापस लेकर आना, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इसके बाद जल्दी से फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है ताकि घर में मौजूद ब्लड सैंपल्स को इकट्ठा करके उन्हें एग्जामिन किया जा सके, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो सारे के सारे ब्लड सैंपल्स रोजीलिया और पॉल के थे। इसके बाद पुलिस का ध्यान उसके पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरा पर जाता है। फुटेज चेक करने पर पुलिस को पता चलता है कि किस तरह जेनेट के घर पहुंचने से आधा घंटा पहले एक अनजान आदमी जेनेट के रूम की विंडो तोड़कर घर में घुसता है और फिर अचानक वो बाहर आकर जेनेट के आने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जेनेट अपने घर के अंदर एंटर करती है और उसके पीछे पीछे वो किडनैपर भी घर का मेन डोर नॉक करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो पूरी घटना को अंजाम देकर जेनेट को अपनी गाड़ी में किडनैप करके वहां से भाग जाता है। पुलिस के पास सारी फुटेज होने के बावजूद ये उनके किसी काम की नहीं थी क्योंकि उस फुटेज की वीडियो क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब थी कि ना तो उन्हें उस किडनैपर का चेहरा अच्छे से दिख रहा था और ना ही उसकी गाड़ी का नंबर। खैर, इसके बाद शहर के सभी मीडिया हाउसेस को अलर्ट कर दिया जाता है और उन्हें जेनेट की एक पिक्चर भेज दी जाती है ताकि इसकी हेल्प से पूरे शहर के लोगों को ये न्यूज बार बार दिखाई जाए और उन्हें जेनेट की किडनैपिंग के बारे में पता चल सके। साथ ही पुलिस हेलीकॉप्टर सर्विस की भी हेल्प लेती है और उसके थ्रू पूरे शहर में अनाउंसमेंट्स करी जाती हैं। शहर में हर जगह जेनेट के मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे और पुलिस द्वारा केस की हर एक डिटेल को पब्लिक के साथ शेयर किया जा रहा था। पुलिस का मानना था कि जितना हो सके लोगों के दिमाग में जेनेट का नाम और उसकी फोटो बैठा दी जाए ताकि उसे ढूंढने में शहर के लोग भी पुलिस की हेल्प कर सकें। दूसरी ओर किडनैपर की गाड़ी में बैठी जेनेट पूरे रास्ते को याद करते हुए जा रही थी ताकि जब भी उसे भागने का कोई मौका मिले तो वो आसानी से वापस अपने घर पहुंच सके। इसके थोड़ी देर बाद किडनैपर एक बड़े से घर के गैराज में अपनी गाड़ी पार्क करता है। वो जेनेट को बाहर निकालता है और उसे सीधा घर के सेकंड फ्लोर पे बने एक छोटे से रूम में लेकर जाता है जहां वो उस दिन कई बार जेनेट को सेक्सुअली अब्यूज करता है और जब भी वो उसके साथ कुछ गलत काम करता उसके बाद वो उसे पकड़कर कुछ टाइम के लिए शावर के नीचे खड़ा कर देता। 9 साल की जेनेट पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसकी बॉडी में कंटिन्यूअस पेन हो रहा था। वो हैवान जब भी उसके पास आता वो रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन इस सब का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस पूरे टाइम में जब भी वो उसे शावर के नीचे खड़ा करता तो वो इकलौता ऐसा टाइम होता जब वो जेनेट के साथ कुछ गलत नहीं करता था। 7 जून 2003 जेनेट को किडनैप हुए एक दिन हो चुका था और पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। इसलिए रोजीलिया और पॉल, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में थे, उन्हें छोड़कर जेनेट के सभी फैमिली मेंबर्स और उसके नेबर्स प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। दूसरी ओर अपने घर पे बैठा किडनैपर भी ये न्यूज टीवी पर देख रहा था जहां जेनेट के सभी फैमिली मेंबर्स, स्पेशली उसके कजिन्स, उसे स्ट्रांग रहने के लिए कह रहे थे। साथ ही वो लोग जेनेट को ये भी कह रहे थे कि वो हिम्मत ना हारे क्योंकि जल्द ही पुलिस उसे वापस ले आएगी। वहीं पास बैठी जेनेट जब ये सुनती है तो उसे थोड़ा हौसला मिलता है। अब जेनेट के पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो वो हार मान ले या फिर यहाँ से भागने के लिए सही टाइम का वेट करे। इसके बाद वो मन ही मन में डिसाइड करती है कि वो हिम्मत नहीं हारेगी और एक दिन सही मौका देखकर यहाँ से भाग जाएगी। इसके लिए जरूरी था कि वो किडनैपर का भरोसा जीते और उसे यकीन दिलाए कि कुछ भी हो जाए वो यहाँ से नहीं भागने वाली। इसके बाद वो ना चाहते हुए भी किडनैपर से बात करने की कोशिश करती है। वो उससे सबसे पहला सवाल ये पूछती है कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर किडनैपर पीछे मुड़ता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ एकदम उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो उसके किसी सवाल का जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो उसे देखते हुए एक क्रीपी सी स्माइल पास करता है
वेल उसे इस तरह हंसता देख जेनेट अंदर से आग बबूला हो रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो उसकी जान ले ले, लेकिन वो किसी तरह अपने एंगर को छुपाकर एक इनोसेंट सा फेस बनाती है और आगे से वो भी बदले में स्माइल पास करती है। इसके बाद जेनेट उससे पानी मांगती है और वो उसके हाथ बांध कर नीचे उसके लिए पानी लेने जाता है। जेनेट आज पहली बार रूम में इस तरह अकेली थी और वो किसी तरह अपने हाथों पे लगे हैंडकफ्स को खोलकर किडनैपर से जुड़ी हुई कोई चीज ढूंढने लगती है ताकि उससे वो किसी तरह खुद को बचा सके, या अगर इस बीच उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है तो उन चीजों के थ्रू पुलिस कल्प्रिट को ढूंढ सके। इसलिए वो उसकी घड़ी और 2-3 और छोटी मोटी चीजों को जल्दी से उठाकर अपने पास रख लेती है। इससे पहले कि वो थोड़ी और चीजें इकट्ठा कर पाती, उसे किडनैपर के पैरों की आवाज सुनाई देती है जो कि सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर आ रहा था। ये सुनकर जेनेट जल्दी से हैंडकफ्स पहनकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। जैसे ही वो पानी लेकर अंदर आता है तो उसे सब नॉर्मल ही लग रहा था। वहीं जेनेट अंदर से डरी हुई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर वो दोबारा उसके करीब आता है तो वो जरूर पकड़ी जाएगी। वो उसे पानी देकर फिर से घूरना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद वो बिना कुछ किए दोबारा टीवी देखने लग जाता है। 8 जून 2003 जेनेट को किडनैप हुए आज पूरे 3 दिन हो चुके थे, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी पुलिस जेनेट को ढूंढ नहीं पाई थी। पुलिस का मानना था कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जेनेट के जिंदा होने के चांसेस कम होते जाएंगे। वहीं अब जेनेट की मोम रोजीलिया और भाई पॉल को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है और जब रोजीलिया को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी का अभी तक कोई अता पता नहीं है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोजीलिया सबके लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी और उसे इस बात का गिल्ट था कि वो अपनी बेटी को उस दरिंदे से नहीं बचा पाई। पूरे 3 दिन कैद में रहने के बाद अब जेनेट को कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद थी कि वो किसी तरह किडनैपर को मैनिपुलेट करके उससे बच सकती है, और अब वो उसके साथ कुछ भी करता तो वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो काफी काम और कंपोज रहकर सिचुएशन के साथ डील कर रही थी क्योंकि उसे किसी भी हालत में किडनैपर को गुस्सा नहीं दिलाना था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके सारे किए किराए पर पानी फिर जाता और जेनेट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसका ये प्लान काम भी कर रहा था और इसीलिए वो किडनैपर खुद आकर उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी। जेनेट इनोसेंट सा फेस बनाकर उसकी ओर देखती है और वो हाँ कर देती है। इसके बाद वो उसे अपना फोन देकर पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहता है। जेनेट उससे फोन लेती है और एक जगह से पिज्जा ऑर्डर करती है। आगे से एक लड़की जो कि उनका ऑर्डर ले रही थी वो उससे घर का एड्रेस और फोन नंबर पूछती है और किडनैपर उसे अपना एड्रेस और फोन नंबर दोनों बता देता है। उसके थोड़ी देर बाद घर की डोरबेल बजती है और किडनैपर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो वो जेनेट को देखकर स्माइल करता है और उसे वो पिज्जा बॉक्स पकड़ा देता है। जेनेट देखती है कि उस पिज्जा बॉक्स के ऊपर उसी का एक मिसिंग पोस्टर था जिस पर उसकी फोटो भी लगी हुई थी। इसके बाद किडनैपर उससे कहता है कि आज तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन है क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, और इतना कहकर वो रूम के बाहर चला जाता है। ये सुनकर जेनेट पूरी तरह से डर जाती है और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। खैर इतने में किडनैपर दूसरे रूम से एक पिलो लेकर आता है और उससे जेनेट का दम घोटने की कोशिश करने लगता है। अब धीरे धीरे जेनेट का दम घुट रहा था और वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी कि तभी अचानक वो पिलो को पीछे खींच लेता है और इसके बाद वो जेनेट को जल्दी से तैयार होने को कहता है। जेनेट ठीक वैसा ही कर रही थी जैसा वो उसे करने के लिए कह रहा था। जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आती है तो वो उसके दोनों हाथ बांधकर उसे नीचे गैराज की ओर ले जाता है, जहां वो उसे गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठाता है और खुद ड्राइविंग करने लगता है। जेनेट की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहां लेकर जा रहा है और उसके साथ अब क्या होने वाला है। जेनेट डर के मारे रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन उसके रोने का किडनैपर पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद जेनेट खुद को शांत करती है और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे होते हैं वो उसे याद करने लगती है, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारेगी और अपना बेस्ट देगी। खैर अब उन्हें गाड़ी में बैठे बैठे आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका था और जेनेट को फिलहाल कोई भी आइडिया नहीं था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद किडनैपर एक जगह गाड़ी रोकता है। वो जेनेट को बालों से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि अब तुम आजाद हो, लेकिन अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो मैं अगली बार तुम्हें और तुम्हारी फैमिली दोनों को मार दूंगा। इतना कहकर वो उसके दोनों हाथ खोल देता है और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। जेनेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया, जबकि वो उसे आसानी से मार भी सकता था। इसके बाद जेनेट जल्दी से वहां पास ही के एक लिकर स्टोर में जाती है, जहां खड़ा कैशियर उसे पहचान लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसकी न्यूज बार बार टीवी में दिखाई जा रही है।
तो जेनेट हल्की सी गर्दन हिलाकर उसका जवाब देती है। इसके बाद वो जल्दी से बिना टाइम गवाए 911 पे कॉल करके पुलिस को बुलाता है। पुलिस बिना कोई देरी किए उस स्टोर पे पहुंच जाती है और डिटेक्टिव रेंडोल जेनेट को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेती है। जेनेट सबसे पहले उससे मिलते ही उसे किडनैपर की वो सारी चीजें सौंप देती है जो उसने उस घर से इकट्ठा की थी। उस किडनैपर के घर का एड्रेस और फोन नंबर भी उसे अच्छे से याद था और इसके बाद पुलिस उसकी हेल्प से सीधा उस एड्रेस पे पहुंच जाती है जहां जेनेट को पूरे 3 दिनों तक कैद करके रखा गया था। वेला पुलिस द्वारा घर पे रेड की जाती है और फाइनली वहां से 25 साल के डेविड मोंटियल क्रूज को अरेस्ट कर लिया जाता है। घर को अच्छे से चेक करने पे उन्हें बाथरूम में जेनेट का अंडरवियर पड़ा मिलता है और साथ ही उन्हें बेड के नीचे वो पिज्जा बॉक्स भी मिलता है जो जेनेट ने खुद ही ऑर्डर किया था और उस पर उसका मिसिंग पोस्टर भी चिपका हुआ था। इसके बाद जेनेट को हॉस्पिटल लाया जाता है जहां उसे अच्छे से ट्रीट किया जाता है और फाइनली पूरे 3 दिनों के बाद आज जाकर वो अपनी फैमिली से सही सलामत मिल पाई थी। इन 3 दिनों में उसने बहुत कुछ सहा था और ये उसकी हिम्मत ही थी जो उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो हमेशा खुद को यकीन दिलाती थी कि वो एक दिन अपनी मोम से दोबारा जरूर मिलेगी और आज वो बात सच हो गई थी। इसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और सभी सबूत डेविड के खिलाफ थे और इसी को मद्देनजर रखते हुए उसे उसकी घिनौने कारनामों के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। डेविड ने 9 साल की जेनेट के साथ जो भी किया था ये सजा उसके सामने बहुत छोटी थी। हालांकि ये बात कभी किसी को पता नहीं चल पाई कि आखिर उसने उस रात जेनेट को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया था। खैर जो भी हो, आज जेनेट बिल्कुल सही सलामत अपनी फैमिली के पास वापस आ चुकी थी और इसकी सबसे बड़ी वजह जेनेट खुद थी। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।